हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, आपको मैं एक ऐसा सेशन देने जा रहा हूं, अगर आप इस सेशन को कंप्लीट देख लेते हैं तो जो आपके अंदर डर है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, मुझे लगता है बच्चे कि यह आपका डर एकदम से खत्म हो जाएगा। और डर ही खत्म नहीं होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी हाई हो जाएगा। आप बच्चों के मन में अक्सर एक डर होता है कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे हम उसे बच्चे टैकल करेंगे, है ना। आप लोग काफी परेशान होते हैं कि कैसे हम लोग कवर करेंगे उसको, कैसे हम लोग तैयारी करें। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे आपको कराने जा रहे हैं PYQ 2023 यानी 2023, 2024, 2025 शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड दोनों को यहाँ पे कवर करेंगे। यानी कुल मिलाकर बच्चे हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर लगभग 90 प्लस क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन हमारा बच्चे यहाँ पे जो करने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और एनटीए क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछता है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, फिर सिलेबस के बाहर जाकर क्वेश्चन पूछता है। तो आप बस इस 2 घंटे की वीडियो को देख लीजिएगा कंप्लीटली। मुझे लगता है कि आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो पहले आपको देखना चाहिए उसका सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ आपको PYQ देखना होता है, तभी आप बच्चे उस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। अगर आप PYQ नहीं देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी को बता दें कि आपका जो एग्जाम होता है एनसीईटी का, टोटल यहाँ पे आपसे 7 सब्जेक्ट पूछता है और एक सब्जेक्ट इसी में से आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, जहां से आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन पूछेंगे और 20 का आपको आंसर करना होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 23 में 20 क्वेश्चन करके आते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस परसेंटाइल एग्जाम में लेकर आते हैं। अब बस उनका एक तरीका क्या होता है कि उस सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और हाँ सबसे बड़ी बात क्वेश्चन का ट्रेंड देखते हैं, कहां से क्वेश्चन आ रही है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 4 मार्क्स का होता है, यानी कि अगर बात करेंगे तो 20 को 80 टोटल आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का होता है। जो बच्चा इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया, एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक कर लिए बच्चे आप टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आसानी से 80 नंबर लेकर आ जाओगे। तो आप इस सेशन को अंतिम समय तक देखिएगा, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए। उससे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को बता दें, यह जो सेशन है स्पेशली जो है वो टारगेट बैच को लेकर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एनसीईटी की तैयारी कंप्लीटली करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस में, तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आ चुका है। अगर आप एनसीईटी को लेकर कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, अगर आप तैयारी स्टार्ट भी नहीं करे हैं, तो यकीन मानिए आप इस बैच को ज्वाइन करके बच्चा आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। चाहे IIT ड्रीम हो, चाहे NIT हो, चाहे RI हो, चाहे DU हो, कोई भी अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, और इस बार बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐड भी आपके हो रहे हैं, तो आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप BA BEd, BSc BEd कोई भी आपका स्ट्रीम होंगे, आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास के साथ। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और क्लास नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, यह हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नाम है CUET कॉन्सेप्ट। यहां से आप जो भी हमारा टारगेट बैच है श्योर सेलेक्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, हमारी सारी फैकल्टी का डेमो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग नॉन डोमेन बैच को लेकर परेशान होते हैं, तो आप नॉन डोमेन के टीचर को भी देख लीजिएगा, है ना, कि कौन कौन से टीचर आपको हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो हमारा जो सेशन है काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं आपको, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताने हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी बताना है कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल जो आपके एनटीए द्वारा सिलेबस दिया गया है, टोटल आपका 7 यूनिट है, ठीक है। टोटल जो एनटीए द्वारा सिलेबस दिया गया 7 यूनिट, लेकिन एक जो यूनिट बच्चे आपको पढ़ाते हैं वो अलग से पढ़ाते हैं, यानी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं जो कि एनटीए आपको कभी नहीं बताती है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर यहां से पूछ लेती है, ठीक है। तो यह हमारा सिलेबस है, आपको सिलेबस वाली वीडियो इससे पहले मिल चुका होगा, और आज हम लोग PYQ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, अगर हम पहला यूनिट की बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, तो आपसे एक नरेशन या फिर न्यूज पेपर का कोई आर्टिकल उठाकर दे देता है, और यहां से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी एक आपको सिंपली एक पैसेज देता है, और वो पैसेज को आपको रीड करना होता है ना, आप उसको रीड करके उसी में से आपको आंसर ढूंढना होता है और आंसर आपको करने होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पे देखोगे प्यारे बच्चों, जैसे आपको एक पैसेज आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा पर आधारित होगी, जिसमें एक सामान्य कोर के साथ साथ अन्य लचीले तत्व भी शामिल होंगे, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें जो आपका NEP 2020 बात करता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्या है यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, NEP 2020 से रिलेटेड आर्टिकल आपका दिया गया है। यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेशनल जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे
पैसेज दिया गया, नरेशन दिया। अब देखो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर ले रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहां से आएंगे नहीं, लेकिन हाँ पैसेज से आएंगे। तो आपको पैसेज को कैसे टैकल करने हैं, कैसे आपको पैसेज के रीड करना है, पैसेज का आंसर कैसे करना है, वो भी आपको बताने वाला है, ठीक है। तो आगे हम पैसेज भी करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पैसेज पढ़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ एक पैसेज आपको पढ़कर बता देंगे किस तरह से आपको पैसेज को करना होता है। बाकी हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे, आने वाले समय में यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे देखो, अब अगर आप एनईपी 2020 पढ़े हुए हैं, है ना, बोलोगे सर कैसे पढ़ लेंगे, तो प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूं एनईपी 2020, ठीक है। आपको हम हमारे बच्चे सब सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं तो एनईपी 2020 पहले पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए, चूंकि ये तो आपका पैसेज का क्वेश्चन है, अगर आप पैसेज नहीं पढ़े हैं, अब इसका आंसर कैसे करोगे, तो आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन मूल्यों का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यू आर टू बी कल्टिवेटेड इन द नेशनल एजुकेशन सिस्टम, यानी नेशनल एजुकेशन सिस्टम में कौन सा यहाँ पे वैल्यू हमारा कैलकुलेटेड होनी चाहिए, यानी कौन सा बच्चे में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, यही हमारे से पूछ रहा है। अब आपको हम पढ़ा चुके हैं कि यहाँ पे जो हमारा एनईपी 2020 है वो किसकी बात करता है, तो हमारा बच्चे जो हमारा कॉमन कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि हमारा जो साझा सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ प्रमोट करने की बात करता है, यानी बढ़ावा देने की बात करता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, यहाँ पे इक्विडिटी की बात करता है, ना कि इक्विलिटी की, समानता की बात नहीं करता है, समता की बात करता है, इक्विटी की बात करती है। अब इक्विटी क्या होता है, इक्विलिटी क्या होता है, ये हम डिटेल में आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लैंगिक असमानता की बात करता है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या है बच्चे, लैंगिक असमानता हो गया, यानी इसके बारे में बात करता है, लैंगिक समानता, जेंडर इक्विलिटी, जेंडर इनइक्विलिटी, इसके बारे में बात करता है। लेकिन आगे देखो कि सामाजिक रूढ़ियों को बनाए रखना, ये बात हमेशा निगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या आप खुद सोचो, क्या आप बच्चे यहाँ पे सोशल बैरियर को आप बनाए रखोगे, मेंटेन रखोगे, नहीं, इसको हटा देना, इसको खत्म कर देना है। तो ये हमारा एनईपी 2020 बात करता है, ठीक है। सॉरी, इसके बारे में बात ही नहीं करता है, सिर्फ इसके बारे में बात करता है। ये आपका डायरेक्टली, वैसे आप देखोगे जब पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में इसका आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे बिना पढ़े आपको बता रहे हैं कैसे वो बतानी है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाना, इसके बारे में बात नहीं करता है ना। एनईपी 2020 एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन कैलकुलेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं करता है। ये बच्चे आप देखोगे साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करता है, किसकी बात करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करता है ना, इसके बारे में बात करता है। ये भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चनों का आंसर खुद से नहीं करनी है, आपको पैसेज को रीड करनी है, पैसेज को रीड करने के बाद आपको आंसर करना होता है। अब आप देखोगे ये आपका जो पीवाईक्यू 2024 का है, उसके बाद हम लोग 2023 का करेंगे, फिर हम लोग 2025 का शिफ्ट 1 करेंगे, फिर हम लोग शिफ्ट 2 करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन जो बच्चे आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, आप खुद सोचो कौन सा ऐसा यूनिट है जिस हम यूनिट में इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है, आप खुद सोचो। यह जो यूनिट हम खुद से जो बना है, हमारा जो लास्ट यूनिट है मिसलेनियस या फिर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, वहां से पूछा गया है, ठीक है। जैसे आप देखोगे निगमनात्मक तर्क किस पर आधारित होता है, यानी यहां पे देखो आपके जो बच्चे रीजनिंग होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है प्यारे बच्चों आगमनात्मक तर्क, है ना, ध्यान सुनिएगा। एक हमारा रीजनिंग क्या होता है, आगमनात्मक तर्क, ठीक है, आगमनात्मक तर्क। और एक हमारा क्या होता है बच्चे, निगमनात्मक तर्क, है ना। आगमनात्मक तर्क को बोलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग, सॉरी इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव मेथड बोल सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बोल सकते हैं। ये हमारा आगमनात्मक तर्क हो गया। और एक हमारा तर्क क्या होता है, निगमनात्मक तर्क। एक हमारा होता है निगमनात्मक तर्क, है ना, निगमनात्मक तर्क। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। एक हमारा निगमनात्मक तर्क होता है और एक हमारा आगमनात्मक, 2 टाइप के होते हैं। निगमनात्मक तर्क हम लोग क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं ना, हम लोग इसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो क्या यहां पे क्वेश्चन का किससे पूछा है, निगमनात्मक तर्क। अब निगमनात्मक तर्क क्या होता है, हमारा आगमनात्मक तर्क क्या होता है, इसके बारे में आप बिना पढ़े इसका आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह जो बच्चे आपका यूनिट, ये जो आपका टॉपिक काफी टफ टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम आपको आसानी से पढ़ाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे निगमनात्मक तर्क की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को पढ़ानी होती है, कुछ भी पढ़ानी है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को रूल के बारे में बताते हैं, ठीक है। रूल हो गया, पहले हम बच्चे को फैक्ट के बारे में पढ़ाते हैं, फैक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद उससे
रिलेटेड, उस रूल से रिलेटेड, उस थ्योरी से रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, यानी उदाहरण दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, हमारा निगनात्मक तर्क, यानी हमारा बच्चे डिडक्टिव मेथड हो गया। अब इंडक्टिव मेथड क्या हो गया, तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, है ना, पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं इर्द गिर्द इधर उधर का। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल संदर्भित भी हो सकते हैं, असंदर्भित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल के बाद अगर मान लीजिए 8-10 एग्जाम्पल बच्चे को दे दिया और उसी के एग्जाम्पल के बेस पे अगर बच्चा थ्योरी फाइंड कर लेता है, अगर रूल फाइंड कर लेता है, यानी एग्जाम्पल के बाद अगर बच्चों को रूल देते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, ये बच्चा हमारा आगमनात्मक तर्क होता है। तो ऐसे भी आप हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद रख सकते हैं। अगर निगनात्मक तर्क की बात करें तो नी से होता है नियम, और यहां पहले नियम आनी चाहिए, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, रूल को हम लोग नियम बोल रहे होते हैं। तो अगर हम निगनात्मक तर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को, और देखो यहां पे सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो हमारा आगमनात्मक तर्क होता है। अगर छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात करें, है ना, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी मेथड अपनानी चाहिए, तो उन्हें यहां पे इंडक्टिव मेथड में पढ़ानी चाहिए। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में फायदा क्या होता है कि बच्चा पहले एग्जांपल को समझ रहा होता है और बाद में उसको रूल बताएंगे, तो उसको जो रूल है काफी इजी लगने लगता है। जब पहले से ऑलरेडी उसको एग्जांपल पता होता है, एग्जांपल के बाद क्या होता है, उसको रूल जो है इजी लगने लगता है। तो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है आगमनात्मक होता है, यानी हमारा इंडक्टिव होता है। और अगर हम निगनात्मक तर्क की बात करें तो बच्चा हमारा डिडक्टिव मेथड होता है। और ये हाई लेवल वाले बच्चों के लिए, जैसे क्लास 12 के बाद जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम आपको रूल देते हैं। ठीक है, रूल के बाद हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, यानी आपको फैक्ट पहले बता रहे हैं, पहले रूल बता रहे हैं आपको, पहले थ्योरी आपको दे रहे हैं, थ्योरी के बाद आपको यहां पे एग्जांपल दे रहे हैं, तो यह हमारा निगनात्मक तर्क हो जाएगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि निगनात्मक तर्क किस पर आधारित होता है प्यारे बच्चों, तो अब आप मुझे लगता है इसका आंसर दे पाओगे। यह जो होता है तथ्य पर आधारित होता है, यानी यह जो होता है आपका फैक्ट पर आधारित होता है। ठीक है, तो यह हमारा PYQ 2024 का क्वेश्चन है ना, 2024 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आप देखोगे पूछ लिया आपका बच्चे रामानुजन अंक से। अब यह बच्चे के सामने पहली बार आता है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आपसे रामानुजन, अब रामानुजन नंबर किसे बोलते हैं, तो वैसे आपको पहले से पता होगा, आंसर जो होगा 1729 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, तो हुआ क्या था बच्चे, इसका जो नाम पड़ा रामानुजन नंबर, इसे हम लोग टैक्सी कैब नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, इससे प्यारे बच्चों हम लोग टैक्सी कैब नंबर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एक बार क्या हुआ था कि रामानुजन जी का तबियत खराब हुआ था। ठीक है, इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, तो ये हॉस्पिटल में बच्चे वहां पे भर्ती थे। तो हॉस्पिटल में JH हार्डी इनके दोस्त थे। ठीक है, JH हार्डी जो थे इनसे मिलने गए थे। कहां मिलने गए थे, तो हॉस्पिटल में ही मिलने गए थे। और जिस टैक्सी से मिलने गए थे, है ना, जिस टैक्सी से विजिट करने गए थे, मिलने गए थे इनसे, है ना, तो उस टैक्सी का जो नंबर था वह 1729 था, है ना। तो उसी के आधार पर इन दोनों ने मिलकर इसका नाम जो है टैक्सी कैब नंबर रखा था। और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ बहुत चीजों को हम लोग पढ़ लो, जैसे हमारा मैजिक नंबर, जैसे 9 हमारा मैजिक नंबर हो गया, पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है, किथ नंबर क्या होता है, हैप्पी नंबर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों कि हमारे आने वाले इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो डक नंबर क्या होगा, स्मिथ नंबर का क्या हो गया, किथ नंबर क्या हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप यहां देखो डक नंबर क्या होगा, डक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमारा किथ नंबर क्या होता है, किथ नंबर क्या होता है, किथ के साथ स्मिथ नंबर क्या होता है, स्मिथ नंबर क्या होता है ना। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैजिक नंबर आपको दिखाई दिए हैं, जादुई नंबर। ठीक है, तो इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हमारा क्वेश्चन यहां से पूछा है, लेकिन हम इससे रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमारे मैथमेटिशियन रहे उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ रहे होते हैं। जैसे एक आपका क्वेश्चन आया था डिस्कैलकुलिया क्या होता है, तो डिस्कैलकुलिया एक डिजीज है, एक डिसएबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी बच्चे को संख्याओं को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या होता है, तो उससे जो डिसएबिलिटी होता है वह डिस्कैलकुलिया होता है। क्या होता है बच्चों, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में कैलकुलिया आता है, तो कैलकुलिया फॉर कैलकुलेशन होता है, कैलकुलिया से कैलकुलेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, इसे हम याद कर पाएंगे। इसी तरह का डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है बच्चे, राइटिंग प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लिखने में दिक्कत आ रही होती है, बच्चे छोटे छोटे चीजों को लिख रहे होते हैं। एक होता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो डिसलेक्सिया बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम होती है ना, डिसलेक्सिया में लर्निंग प्रॉब्लम होती है। उसके साथ डिस्फेजिया हो गया, डिस्फेजिया में बच्चे का लैंग्वेज में प्रॉब्लम, यानी बच्चा बात नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। एक डिस्थीमिया हो गया, डिस्थीमिया में बच्चा क्या होता है, काफी बोरिंग महसूस करता है। यानी ऐसे तमाम डिजीज, जैसे होगा ADHD हो गया, इसमें बच्चा काफी हाइपर हो जाता है। एक आपका ऑटिज्म हो गया, स्वालीनता हो गया, वहां मतलब क्वेश्चन यहां से पूछा है, तो इसका हम लोग एकदम तोड़ के चीजों को पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर बच्चे हम लोग उसको एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन आना तय है। यानी ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि भाई क्वेश्चन कहां से पूछे गारंटी है, एनटी के बाद क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, है ना।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप देखोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर खुद दे पाओगे। प्लेइंग इट माई वे की बात, जैसे आपको पता होगा विंग्स ऑफ फायर किसका है, तो आप बोल सकते हो सर ये जो एपीजे अब्दुल कलाम का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेइंग इट माई वे किसका है, तो मेरे तरीके से खेलो सचिन तेंदुलकर का है। तो अब इसका आंसर आप कर पाओगे। अगर जूठन की बात करेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। अगर ग्रोइंग अप अनटचेबल इंडिया की बात है बसंत मुन का है। यानी यहां पे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, अब देखिए यहां से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से बन रहा है, तो आप देख सकते हो ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। चाहे हमारे क्रिकेटर हो चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, यहां से क्वेश्चन आने तय हैं। तो साइंटिस्ट होंगे, उनके इन्वेंशन को हम लोग पढ़ेंगे, उनके आविष्कार को पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिलान करने के लिए आ सकता है ना, मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोग उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके कुछ इंपोर्टेंट बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, उन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आने आपके तय रहते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे सर हम सिर्फ पीवाईक्यू करके यहां पे पास हो जाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं दिखेंगे ना। हाँ हो सकता है कि 23 क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन यहां पे डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाए, लेकिन भाई मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन करनी है ना, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला जो यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट, ठीक है। आपसे फादर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आप यहां इन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी अगर खोज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो डॉट 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 को भारतीय औषधि उद्योग का जनक किसे कहा जाता है, तो बच्चे हम लोग प्रफुल्ल चंद्र रे जी को बोलते हैं, ठीक है। यानी जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनका क्या क्या रिसर्च रहा है, उनका क्या क्या इन्वेंशन रहा है, किन में उनका योगदान रहा, इंपोर्टेंस रहा, उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखोगे। अब यह जो क्वेश्चन है काफी मतलब विवादित प्रश्न है ना, लेकिन यहां पे देखो एक व्यक्ति की प्राकृतिक घटना का आलोचनात्मक अवलोकन, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू क्रिटिकली ऑब्जर्व, यानी कोई मान लीजिए पर्सन है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए फिनोमिना है, कोई भी घटना मान लीजिए है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए साइंटिफिक चीजें हैं, उसका यहाँ पे क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में खोज रहा है, यानी वर्णन कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट नेचुरल फिनोमिना, यानी कि यहाँ पे उसका पूर्वानुमान लगाने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति कहते हैं, वैज्ञानिक अन्वेषण कहते हैं, वैज्ञानिक साक्षरता कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जो बच्चे अगर यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर सीरियस हैं, एक काम करिएगा, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। ए मैं आपको HW दे रहे हैं, आप इसको जरूर देखिएगा, सोचिएगा, इस पर समझिएगा और इसका सही तरीके से आप आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यह आपको मैं पहला HW दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने बच्चे यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो कि मतलब खुद से भी मतलब डिस्कवरी मेथड को अपना रहे हैं, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो हमारा NEP 2020 भी बात करता है, ठीक है, रूट लर्निंग को मना करता है कि आपको रूट लर्निंग नहीं करनी है, चूंकि इसका आंसर आपको दिखाता है नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो। अब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कहां से पूछ लिया, आप खुद सोचो यह क्वेश्चन कहां से है। तो आप बोलोगे सर यह जो क्वेश्चन है ये हमारा सोशल साइंस एप्टीट्यूड से है, तो भाई इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, लेकिन काफी आसान है, जनरली क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को प्रबोधन हुआ था, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। The dot 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 tree under which the Buddha attained, है ना, enlightenment in is said to symbolize the whole universe। तो भाई यहाँ पे पीपल का वृक्ष आप बोलोगे, जिसका दूसरा नाम क्या है, अश्वत्थ, है ना। अश्वत्थ पीपल के पेड़ को हम लोग बोल रहे होते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे अश्वत्थ के बारे में नहीं पता होता, तो आंसर नहीं कर पा रहे होते हैं। पीपल तो हर किसी को पता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात करेंगे बच्चे, अगला जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह जो क्वेश्चन है कहां से आया है, तो यह जो क्वेश्चन आपका है बच्चे NEP 2020 से आया। कहां से आया है, NEP 2020 बोल सकते हैं, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। तो यह जो हमारा जो टॉपिक है, यह हमारा डॉक्यूमेंट से काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। NEP 2020 हो गया आपका, NCF आपका 2005 हो गया, यहां से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चे हमारा RPWD एक्ट हो गया, ठीक है, RPWD एक्ट हो गया, है ना, 2016 वाली, है ना, 2016, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और भी हमारे इंपोर्टेंट यूनिट है, उसको हम बताएंगे, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 से 4 वर्ष की उम्र के एक बच्चे के अनुसार निम्नलिखित रेखा चित्र की दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति से अधिक वस्तुएं हैं, उसकी इस धारणा का क्या कारण है। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको बच्चे यहाँ पे सर्कल दिखाई दे, गोला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, लेकिन नीचे का डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना, जिसकी वजह से बच्चा, अगर आप किसी छोटे बच्चे से बोलेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा लाइन में सबसे ज्यादा सर्कल है, तो बोलेगा नहीं कि हाँ बराबर है, वो बोलेगा नीचे वाले में क्यों बोल रहा है, क्या दिक्कत है आगे बच्चे को, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे में अभी तक संख्या संरक्षण का विकास नहीं हुआ है, बच्चा इकाइयों की विशेषताओं को ठीक से देख पाने में असमर्थ है। भाई वो देख पा रहा है, ठीक है, बच्चा जो है वो देख पा रहा है ना, ठीक है। बच्चा गिनती करने में असमर्थ है, बच्चा गिनती भी कर पा रहा है।
बच्चे में संख्या का भय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे मेन दिक्कत क्या है ना कि बच्चे के अंदर भी संख्या संरक्षण का विकास नहीं हुआ है। चाइल्ड हैज नॉट एट डेवलप द कंजर्वेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर का कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा बच्चा, ठीक है। काउंटिंग उसको आती है, उसको 4 तक गिनती नहीं आएगी क्या है? अगर छोटा बच्चा है मान लीजिए 4 तक गिनती भी आ रही है, ठीक है। तो कुल मिला के वहां पे उसको जो है यहाँ पे जो हमारा नंबर का कंजर्वेशन है वो बच्चे को नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, जिसके कारण बच्चा यहाँ पे गलत आंसर कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह क्वेश्चन हम इसको हम कौन सी यूनिट में ले सकते हैं? तो हम इसे बच्चे एनईपी 2020 इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे आप देखोगे। अब देखो यहाँ पे ना हमारे 4 स्टेज होते हैं। एक आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, एक आपका ऑपरेशनल स्टेज होता है। इस तरह के हमारे 4 स्टेज होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कोई उम्मीद नहीं किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा, है ना, क्योंकि यह जो क्वेश्चन आपका है जीके जीएस का, जनरल टेस्ट में क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पुस्तक को 2024 में, यानी चूंकि यह जो आपका पीवाईक्यू 2024 का है, ठीक है, यूनेस्को मेमोरी बुक ऑफ द वर्ल्ड की सूची में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो दो थे, एक आपका रामचंद्रमानस भी था, एक आपका पंचतंत्र भी था। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाओगे। तो हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप साइंस पढ़ो, आप सोशल साइंस पढ़ो, आप लैंग्वेज पढ़ो, आप बच्चे जीके जीएस पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यही तो आपका एप्टीट्यूड है ना। और अगर आप उसको याद करोगे, रट्टा मारोगे, रूट लर्निंग अपनाओगे तो यहाँ पर नहीं कर पाओगे, आपके बस की बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम आपको बच्चे यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट देने का काम करते हैं, है ना, फैक्ट को बहुत कम याद करवाते हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, साहित्य आधारित भाषा अधिगम में छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। Which of the following is not a problem faced by some student in language learning through literature? यानी अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे साहित्य पढ़ रहा है, ठीक है, तो कौन सी समस्या उसके अंदर नहीं होंगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो अगर मान लो कोई बच्चा साहित्य पढ़ रहा है तो सबसे बड़ी बात है, साहित्य अगर पढ़ेंगे तो आपको व्याकरण का एक अच्छा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिक प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए, यानी आपको मूल उच्चारण भी पता होना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी समस्या है ना। नेक्स्ट क्या है, सीमित शब्दावली। अगर आपके पास लिमिटेड वोकैबुलरी रहेंगे, आपके पास बच्चे यहाँ पे सीमित शब्दावली रहेंगे, तो आप कहाँ पे साहित्य पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्या हमारा अति संदर्भित साहित्य, यहाँ पे बच्चे आपका जो है संदर्भित साहित्य होना चाहिए, ये आपका अति कर दिया है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, कौन सी समस्या नहीं है, तो भाषा के उच्च निपट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा यूनिट से है, तो हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर एप्टीट्यूड है ना, यूनिट नंबर 7 से है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 7। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे फिक्स है कि आपके एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आना तय है। अब सर कौन से टॉपिक से, तो एक आपका टॉपिक होता है पेंटिंग, है ना, एक आपके यहाँ पे टॉपिक है पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग से तय है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं आपके, है ना। शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं, वहां पे 3 क्वेश्चन आपके आए हैं, है ना। डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, काफी आसान होते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप देखोगे, निम्नलिखित भारतीय चित्रकला को उनके अस्तित्व के अनुसार उचित कालानुक्रम। अब इसको भाई मुझे नहीं लगता कोई बच्चा कर पाएगा, है ना, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब जो है बच्चे आपको यहाँ पे डेप्थ में भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल हम डेप्थ में पढ़ेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं एकदम जो भी हमारा यहाँ पे यूनिट है, अगर कोई भी टॉपिक है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस टॉपिक को हम छोड़ते नहीं है, उसको डिटेल में पढ़ डालते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर बने तो उसी के इर्द गिर्द बनेगा, है ना। तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपको दिख रहा होगा, स्कूल शिक्षा में जब आप बच्चे स्कूल शिक्षा में आप जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आप दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों को किस चरण में शुरू करते हैं? आप इन सब्जेक्ट को कब पढ़ रहे होते हैं, आप जरा बताओ। इन द स्कूल एजुकेशन, जब आप स्कूल में पढ़ने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आप कौन से स्टेज में इसको पढ़ रहे होते हैं? आप खुद सोचिए, आप अपने ऊपर देखिए, मैं कौन से स्टेज में पढ़ा था। अगर मैं खुद का बताऊं, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, है ना। क्यों नहीं पढ़ा हूं? क्योंकि मैं 11th 12th में साइंस सब्जेक्ट ले लिया था, ठीक है, मेरा पीसीएम था, है ना। पीसीएम के मैं नहीं पढ़ा, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसको कहां पढ़ रहे होते हैं, तो जनरली बच्चे हम लोग इसको कहां पे, तो उच्च माध्यमिक स्तर में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यानी क्लास 11th और 12th हम लोग सोशियोलॉजी बच्चे कोई लेता है, कोई फिलोसफी ले लेता है ना, कोई साइकोलॉजी ले लेता है, कोई एंथ्रोपोलॉजी ले लेता है। लेकिन अगर बात करते हैं प्राइमरी लेवल पर आप क्या पढ़ रहे होते हैं, तो प्राइमरी लेवल पर आप ईवीएस पढ़ रहे होते हैं, यानी जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं, ईवीएस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफी लंबा हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे आपको बताते जा रहे हैं कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने होंगे, कौन से आपको टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा होगा, अब
शिक्षा के चरण से क्वेश्चन पूछ लिया, यानी स्टेज ऑफ स्कूलिंग। अब स्कूलिंग का स्टेज अगर बात करें प्यारे बच्चों तो आपके एनईपी 2020 में 4 स्टेज है ना, आपको पता ही होगा। चलो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में विषयों का स्वरूप, आप जो है क्लास 3 से 5 में हो रहे होते हैं तो आप कौन सा यहाँ पे चीज पढ़ रहे होते हैं, कौन सा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट इन द स्कूल सोशल साइंस, है ना। तो जब आप बच्चे यहाँ पे क्लास 3 to 5 में रहे होते हैं तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, बताओ जरा। क्या आप चयन आधारित विकल्प में सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे होते हैं, लाइक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे होते हैं। जब आप क्लास 3 to 5 में होते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में जान रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप जब ईवीएस पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे ईवीएस में भी एक थीम है, आपका ईवीएस में टोटल आपका 6 थीम है ना। अगर ईवीएस की बात करते हैं आपका तो क्लास 1 to 5 वाले बच्चे इसको पढ़ रहे थे, इसमें 6 थीम की बात करता है, ठीक है। तो 6 थीम में आपका एक थीम है द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे आसपास के जो संसार है, जो हमारे आसपास की दुनिया है, उसके बारे में आप पढ़ रहे होते हैं। कहाँ पे, तो ईवीएस में, इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ रहे होते हैं आप, ठीक है। तो हमारा 3 to 5 हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लास 6 to 8 में आप क्या पढ़ रहे होते हैं। तो क्लास 6 to 8 में आप स्कूली विषय के रूप में समाज विज्ञान पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यानी स्कूल से लेकर मतलब कुल मिलाकर आप इसको मतलब अगर हम वैश्वीकरण की स्थिति में इसको नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यानी आप देखो क्लास 6 to 8 को हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस के रूप में हम लोग सोशल साइंस को हम लोग एज ए स्कूल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे होते हैं। तो अब इसका आंसर आप कर सकते हो। ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो ए का आप यहाँ पे थर्ड, ए हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बी का कौन सा होगा, बी का हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर थर्ड आंसर हो जाएगा। सी का हमारा सेकंड हो जाएगा, है ना, और हमारा डी का में फर्स्ट हो जाएगा। यानी आप क्लास 11 12 में जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, ये आपका ऑप्शनल हो जाता है। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो आप पीसीएम लेकर पढ़ सकते हैं, आप पीसीबी लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। तो अब कब होता है, तो क्लास 11 और 12 में होता है ना। 9 10 में कंपलसरी होता है। क्या होता है बच्चे, 9 10 में क्या होता है, 2 अलग विषयों के रूप में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आप इसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, जो बच्चा इसको अच्छे से कर लिया होगा, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कर पाएगा इसको। अब ऑप्शन क्या बोले थे कि पेंटिंग से हर साल जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना तय है, चाहे 1 क्वेश्चन हो, चाहे 2 क्वेश्चन, चाहे 3 क्वेश्चन, लेकिन हाँ यहाँ पे पूछना फिक्स है कि यहाँ पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक क्राफ्ट गतिविधि नहीं है, आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एक क्राफ्ट एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो भाई चित्रकारी की बात करेंगे तो हमारा पेंटिंग अलग हो जाएगा, क्राफ्ट हमारा अलग हो जाएगा, बुनाई हमारा क्राफ्ट है, ठीक है। हमारा कागज का मास्क बनाते हैं। कोलाज क्या होता है, अब देखो कोलाज क्या होता है, तो कोलाज के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्या होता है, जब हम कागज से छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक जब कोई भी एक आकार बना रहे हो, कोई एक शेप बना रहे हो, उससे हम लोग क्या होता है, कोलाज बोलते हैं। जैसे आप बच्चे आप नाव बना रहे होते हैं कागज का, ठीक है, तो भी आपका एक कोलाज ही होता है ना। तो आपके बच्चे आप समझ गए कोलाज क्या होता है। नेक्स्ट हम इसमें अलग अलग मतलब मल्टी कलर का यहाँ पे यूज भी करते हैं। नेक्स्ट अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखो 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, तो यहाँ पे आपका फिल्म से क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन अगर हम 2025 की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, तो नहीं शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है, नहीं शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिल्म से क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे हैं कि ऐसा कौन सा फिल्म है जो एक एचआईवी पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर आत्मसम्मान को पाने के संघर्ष को दर्शाया गया है। तो ये भाई थीम आपको दे दिया है और इसी थीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसका आंसर क्या होगा फिर भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपसे हो सकता है पूछ ले, कोई मूवी का नाम आपको दे दे, कोई आपको फिल्म का नाम दे दे और उसका आपसे थीम पूछ ले, या फिर उसका आपसे डायरेक्टर पूछ ले, तो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। हम अगर बच्चे अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर, तो मुझे लगता है कि आपके सामने सबसे ज्यादा टफेस्ट आपका जो यूनिट होगा वो बच्चे मुझे लगता है यूनिट सेकंड ही होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें फैक्ट वाली होती है जो आपको याद करनी होती है ना, बहुत सारी इसी में तो आपको याद करनी है, बाकी हमारे जितने भी यूनिट है उसको कुछ याद नहीं करना होता है, बस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। लेकिन इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना होता है। इसमें अब यहाँ से क्वेश्चन भी आने के कम चांस होते हैं, लेकिन हाँ छोड़ना तो नहीं है। हो सकता है इस बार नहीं है, अगले बार भर भरे क्वेश्चन पूछ ले, 4 क्वेश्चन पूछ ले, 5 क्वेश्चन पूछ ले, तो भाई सिलेबस में तो छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि बच्चा हमारा पंचकोश विकास से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे जो शरीर होता है 5 चीज से मिलकर बना होता है, तो यही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि एकदम समझिए कोई उम्मीद नहीं किया होगा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन इसके बच्चे हमारे यहाँ पे पंचकोश की 5 परतें हैं, द 5 लेयर ऑफ द 5 कोर्सेस। अब इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ यही तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन तो हमें गलत नहीं करनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करने सीख गए, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, तो अगर आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लगता है यार आप 16-17 क्वेश्चन तो आसानी से कर लो, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जो आप कभी नहीं पढ़े होते हैं, जिसका बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो उससे भी बच्चे यहाँ पे उस पर ज्यादा काम नहीं करने, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें पढ़ा देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस उम्मीद रहते हैं। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावित शिक्षण की अभिवृत्ति नहीं होनी चाहिए।
अब बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द एटीट्यूड इन इफेक्टिव टीचिंग। अब इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सा ऐसा एटीट्यूड है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बच्चों को प्ले वे मेथड पढ़ानी चाहिए, खेल खेल विधि में बच्चों को पढ़ानी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या हमारा, संवेदनशीलता से विविधता को स्वीकार करना है, ये भी हमारा सही बात है। जिम्मेदारी को टालना है, ये नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे जो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे पास करोगे, भाई इसको छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, तो भाई सबसे तो एकदम बेकार तरीका यही है जो आप सोचोगे आज नहीं कर पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो भाई कल परसों कभी आती ही नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेकार हो जाएगा। जो हमारा एनईपी 2020 बात करता है, यहाँ बच्चों को क्रिएटिव बनानी है, ठीक है। बच्चों को खुद से मतलब डिस्कवरी लर्निंग करानी है, बच्चों को, बच्चा खुद से यहाँ पे चीजों को खोजे, खुद से यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग करे, है ना, विदाउट बर्डन के। ये नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है उसके पीठ पे एकदम पूरा बैग लाद दिए, लो भाई 50 कॉपी लेकर जाओ स्कूल में, वही 50 कॉपी लेकर जाएगा, एक आध कॉपी खोलेगा फिर 49 कॉपी लेकर आएगा, लेकर 50 हो जाएगा लेकिन पढ़ेगा एक ही। तो ये वाली लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो आपको पता ही होगा नो बैग डे पॉलिसी भी चलिए 10 दिन का, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा है, एक स्कूली विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किन विषयों से सम्मुख रूप से सामग्री ली जाती है। अब सिंपल सी बात, अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो कॉमर्स नहीं आएंगे, हमारा मैथमेटिक्स नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ABC हो जाएगा, ठीक है। कई आंसर आपको दिख रहा है ABC का, हाँ फर्स्ट हमारा दिख गया, सिंपल सी बात है, बहुत आसान टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आप देखोगे, बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक अनुभव का एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप पकड़ रहे हो, आप इसका आसानी से आंसर कर पाओगे। जैसे आप देखो यहाँ पे छात्रों का एक समूह किसी पाठ्य पुस्तक पर चर्चा कर रहा है। अब पाठ्य पुस्तक पर जब चर्चा कर रहा है, बोल के कर रहा है ना, उसका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रहा है, न कि वहां पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है। डायरेक्ट इसका यूज थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रामू एंड रवि ऑफ क्लास 5 आर डूइंग एक्सपेरिमेंट विथ मटेरियल एंड अपर्चर्स, यानी कि कक्षा 5 के रामू और रवि जो है सामग्री और उपकरणों के साथ एक प्रयोग कर रहे हैं। यहां पे आप देखोगे कि डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का यूज कर रहे हैं। तो जो बच्चा यहां पे इंग्लिश में पढ़ लिया होगा, ठीक है, मुझे लगता है आसानी से आंसर कर पाया होगा। और जो बच्चा थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे व्यवहारिक अनुभव देखा होगा, तो व्यवहारिक अनुभव सिंपल सी बात है, सोच रहा होगा कि भाई तो एक दूसरे के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको नहीं जानी है, आप समझिए, अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको टीचिंग में कुछ नहीं आता, सच बता रहे हैं, ठीक है। आपको एज ए टीचर मानना है खुद को, मानने से टीचर नहीं हो जाओगे, उस तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए जो कि आपको यहाँ पे दी जाती है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिल्म, आप देखोगे फिल्म से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। यानी 2024 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। देखो कोई फिल्म पूछ लिया और उसका आपसे यहाँ पे जनजाति के संघर्ष को पूछ लिया, ठीक है। द मूवी जय भीम डज हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ विच ट्राइब। तो बच्चे इरूला जनजाति के बारे में इसको कई बार हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखोगे कि हम फिल्म, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री को छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते हैं। उसको भी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका थीम पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके डायरेक्टर पढ़ेंगे, मुख्य किरदार कौन निभाया उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, अब यह क्वेश्चन कहां से आया है, तो आप इस सिलेबस में दिया नहीं है, कौन सा भाई टॉपिक है आप खुद बताओ, ठीक है। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, एटलीस्ट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आत्मकथा क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है, दैनिकी क्या होता है हमारा बच्चे, यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। आत्मकथा क्या होता है, ठीक है, तो यात्रा जुड़े लेख, तो भैया हमारा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई उसकी जीवन कथा, यानी खुद के बारे में लिख रहा है, तो ये तुम्हारा आत्मकथा है, यही तुम्हारा आत्मकथा है, ठीक है। यानी ए का हमारा सेकंड हो जाएगा, ए भी आंसर हो सकता है, बी आंसर होता है, डी का हमारा क्या होगा, फर्स्ट, डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो बी का हमारा थर्ड, जीवनी क्या है, किसी अन्य द्वारा लिखी गई एक व्यक्ति की जीवन कथा। जैसे आप मान लीजिए आपके बारे में होता है, ठीक है, तो आपका जीवनी, आप मेरे बारे में लिखो जीवनी हो गया, ठीक है। अगर मैं खुद के बारे में लिखूं, क्योंकि लिखूंगा नहीं, छोड़ो जाने दो, ठीक है। अगला क्या दैनिकी है, एक अखबार या मैगजीन जिसमें सभी लेख किसी विशिष्ट विषय या पेशे पर आधारित हो, उसको दैनिकी बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, यानी जर्नल बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा 2023 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे आपसे PYQ आप देख रहे होंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पैसेज से पूछे हुए हैं, और इस पैसेज को पढ़कर, है ना, इस नरेशन या न्यूज पेपर को पढ़कर बच्चे आपकी इसका आंसर करना होता है, ठीक है।
तो यह जो क्वेश्चन पूछा आपका आर्ट इंटीग्रेशन रेफर्स टू, यानी कला एकीकरण का क्या तात्पर्य है ना। तो यहाँ पे एकीकरण क्या होता है, ये भी आपको इंटीग्रेटेड क्या होता है ये भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। जैसे अगर इंटीग्रेटेड का सिंपल सा मतलब अगर आप समझ रहे होंगे, एकीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अलग अलग कम्युनिटी कोई मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, और उन सभी को स्कूल में एक ही जगह पढ़ाकर एक ही जगह रखकर उनको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा एकीकरण हो गया, यानी सबको एकीकृत कर दिए हैं, समावेशित कर दिए हैं, है ना, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, चूंकि इसको नहीं कर रहे हैं, इसको हम अभी आपको बाद में बता देंगे। वैसे भी आपको बच्चे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग जो हमारे पैसेज है, जो नरेशन है, इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे 2023 का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। यह क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अनब्रेकेबल किसका है, तो मैरी कॉम का है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपसे शुरुआत में बुक्स या फिर ऑटोबायोग्राफी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अनब्रेकेबल किसका है, मैरी कॉम का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बोलो भाई, वो करा चुके हैं, किसका है, तो युवराज सिंह का है। प्लेइंग टू विन किसका है, गोल्डन गर्ल किसे बोलता है, पीटी उषा को बोलता है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी जो हमारे प्लेयर्स रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो फिल्म से फिर क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे बोले थे ना फिल्म से 2024 में 2 क्वेश्चन पूछा है, और 2023 में बच्चे आप देखोगे यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में दिल्ली के ईडब्ल्यूएस छात्रों का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण फिल्माया गया है। तो ये बच्चे रेडी स्टडी एंड तैयार रहो, ठीक है। ऐसे आपको इंग्लिश में याद रखना है, रेडी स्टडी। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो किस पर बेस्ड होता है, तो याद हो बच्चे आपके स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स के स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यानी ऐसी मूवीज जिन पर गर्ल्स के स्ट्रगल को दिखाया गया है, ट्राइबल के स्ट्रगल को दिखाया गया है, साथ ही साथ दलित के स्ट्रगल को दिखाया गया है, इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और यही एनटीए के द्वारा सिलेबस दिया गया है। यानी कि अब आप कुछ भी करने लगो, ठीक है। अब पूरा जाके पढ़ रहे हो, धुरंधर मूवी देख रहे हो, कैरेक्टर देख रहे हो, वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपसे बोले थे ना कि कुछ हमारे बच्चे जो इन्वेंशन है, जो हमारे साइंटिस्ट है उनके इन्वेंशन है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप देखो यहाँ पे पूछा हुआ एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति, क्रेस्कोग्राफ। जैसे आप देखो परमाणु, तो परमाणु का किसका भाई, तो जे भाभा हो जाएगा, है ना। क्रेस्कोग्राफ बच्चे किसका हो जाएगा, आईसी बोस का। सर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन एग्जाम पूछा है आपके, ठीक है। तो यहाँ इसको जितने हमारे इन्वेंशन है उन सभी को हम लोग यहाँ पे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहे होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया है, भारत की निम्नलिखित प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि। अब हमारा सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो 1991 में बोला था, ठीक है। आर्यभट्ट की बात करते हैं बच्चे, तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का 1975, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मंगल ऑर्बिटर मिशन हो गया, तो 13 हो जाएगा, और ये आपका 2019 हो जाएगा। तो आप इसको कर पाओगे, कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि जो भी हमारे जो इन्वेंशन ये भी आप पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमको करना होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। अब देखो आपसे हम शुरू में बोल चुके थे, ठीक है, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और स्पेशली कौन से यूनिट से, तो एक आपका साइंस एप्टीट्यूड और एक आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। यहाँ से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उससे हमें छोड़ना नहीं, उसका अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में गणित के प्रति भय का मुख्य कारण है। तो बच्चों को मैथ्स डर में क्यों लगता है, क्योंकि वो लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, आंसर कर लो आप। गणित दिलचस्प नहीं है भाई, आप मैथमेटिक्स इज नॉट इंटरेस्टिंग भाई, है आपको नहीं लग रहा है, ठीक है, आप उसको लाइफ से कनेक्ट कर नहीं पड़ रहे हो, है ना। छात्र कक्षा के गणित को अपने जीवन से नहीं जोड़ पाते, इसलिए जो बच्चे को मैथमेटिक्स जो है वो कठिन लगता है ना, इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी आपके बच्चे गणित कक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे गणित कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन माना जाता है। अब यहाँ पे असेसमेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है प्यारे बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक आपका समेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन बोल सकते हैं, सतत मूल्यांकन बोल सकते हैं। जब आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बेस्ट होता है, अगर मान लीजिए आपको क्लास के दौरान ठीक है आपको पढ़ा, मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ाया आपको, ठीक है, अब उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका टेस्ट लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। लेकिन अगर उसी टॉपिक का हम साल के अंत में टेस्ट लेते हैं, तो भाई उससे बच्चा क्या सीखेगा, हमको पता नहीं चल पाएगा ना बच्चा कितना सीख रहा है, उस पर और कितना काम करना है। तो अगर हम साल के अंत में आपका टेस्ट ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारा समेटिव असेसमेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होनी चाहिए, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सिंपल सी बात है, यानी अगर बिना बताए आपको पता ही नहीं, अचानक पर टेस्ट ले लिए, तो क्या हुआ, इससे रियलिटी पता चलेगा। जैसे मतलब आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर आपसे बोलते हैं बाबू कल आपका टेस्ट लेंगे, तो आप
अरे टेस्ट लेंगे गुरुजी, चलिए पूरा रट्टा मार के जाते हैं। आप पूरा फार्मूला रट्टा मार लोगे, पूरा नियम पूरा क्वेश्चन रट्टा मार लोगे। लेकिन अगर अचानक कल टेस्ट ले लें तो क्या होगा, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। और अगर बताकर टेस्ट लेंगे तो हमारा समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। तो समेटिव असेसमेंट बेस्ट नहीं है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है डिस्कैलकुलिया का निदान इस प्रकार की। अब डिस्कैलकुलिया क्या होता है, तो डिस्कैलकुलिया बच्चे हमारा यह जो हमारा कौन से डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन लिया गया है, तो एक डॉक्यूमेंट है RPWD एक्ट 2016, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब RPWD एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सी बात है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसे डिसेबिलिटीज बच्चे आप डिस्कैलकुलिया पूछ लिया, तो डिस्कैलकुलिया क्या है, तो बच्चा आपका नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसका निदान करना होगा तो उससे केवल शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिक टीम कर सकती है, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो ही कर सकता है। तो इसी तरह के और भी डिसेबिलिटी है, जैसे हमारा अब आप पहले बता चुके डिस्ग्राफिया हो गया, हमारा डिसलेक्सिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, सोलिनता हो गया, इन सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहां से बार मुझे लगता है आ जाएगा, क्योंकि 23 में आया था, ठीक है, 24 में आया, 25 में भाई 26 में आ जाए, है ना, मैं मान कर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, रंगमंच निम्नलिखित सभी के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम है सिवाय थिएटर। अगर आप देखोगे आपके स्कूल में थिएटर वगैरह होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में थिएटर होते हैं, अब थिएटर का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे स्कूल में थिएटर है, एकदम पूरा शानो शान के लिए है ना, यानी कि यहाँ पे स्कूल की गरिमा बढ़ेगी, नहीं, स्कूल की गरिमा बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो होनी क्यों चाहिए वो आपसे पूछ रहा है। दूसरों के संबंध में स्वयं का अन्वेषण करने के लिए, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, यानी कि अगर मान लीजिए आपके क्लासरूम में हो गया या फिर आपके यूनिवर्सिटी में हो गया, कॉलेज में अगर थिएटर है, तो आप दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। सिंपल एक अच्छा तरीका है स्वयं की समझ का विकास करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, हम अपने खुद का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का पे क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, विकास हो रहा होगा। विशेष अवसरों पर विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन नहीं, ये हमारा, क्योंकि आजकल जो है यही मेंटालिटी है, ठीक है, सबसे बड़ा मेंटालिटी यही है कि अ टूल फॉर इनहेंसिंग द प्रेस्टाइज ऑफ द स्कूल ऑन स्पेशल ओकेशन, यानी स्पेशल ओकेशन पे स्कूल का यहाँ पे गौरवान्वित करने के लिए, हाँ भाई हमारे स्कूल में थिएटर, एनसीटी भी यही देखता है सारे सुविधाएं स्कूल में है कि नहीं है, लेकिन वो सुविधा आपके हिसाब से कि उनके दिमाग के हिसाब से, है ना, आपके हिसाब से भाई आप वहां पे को एक्सप्रेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप वहां पे डिस्कवर नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये सारी चीजें व्यवस्था बच्चों को नहीं देती है, उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अभी आप देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला है एनसीटी द्वारा, है ना, एनसीटी द्वारा आईटीपी कोर्स के लिए, कुछ को नहीं मिला है, रीजन यही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि कोई शिक्षक शिल्प का उपयोग करके शिक्षार्थियों को प्रासंगिक जानकारी खोजने, ठीक है, और एकत्र करने, तुलना करने, विरोधाभास करने, संपूर्ण और भाग के बीच संबंध का विश्लेषण करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, में से क्या विकास करने की कोशिश कर रहा है, सामाजिक, सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अब यहां से क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन है, आपने हर साल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछा है, पेंटिंग से क्वेश्चन पूछना तय है, 100% तय है। आप अभी आपको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखाएंगे कहां से क्वेश्चन आते हैं, लर्निंग स्टाइल से क्वेश्चन तय है पूछना, यहां से क्वेश्चन पूछना तय है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है, ठीक है, सोशलाइजेशन हो गया, आपका सामाजिकरण हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है, एनईपी 2022 यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपका एनसीएफ से पूछ लेगा, आपका आरपीडब्ल्यूडी से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, एक छात्र लेड पेंसिल का उपयोग कर रही है, अगर आप पेंसिल बताना आप यहाँ पे ब्लेड से एक छात्रा लेड पेंसिल का उपयोग करके एक रूपरेखा बना रही है, ठीक है, फिर वह गीले ब्रश से पानी वाली रंगीन पेंसिल की नोक को गीला करती है। अब उसे देखो यहाँ पे एक पेंसिल से क्या कर रही है, पेंसिल पे अच्छे से छिला हुआ है और इसको पानी में बोर बोर के क्या कर रही है, एक पेंटिंग कर रही है, यानी कुल मिलाकर बिंदुवात का प्रयोग करे, क्या करे, इसे बिंदुवात कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, बिंदुवात कर रही है ना, यानी पॉइंटिज्म कर रही है। पेंसिल की नोक गीला करती है, इसे कागज पर दबा करने के लिए बहुत सारे बिंदुओं का दोहराती है, वह तकनीक का कौन सा उपयोग कर रही है, तो भाई पिंच आप साल्ट का यूज थोड़ी कर रही है, एम्बॉस का यूज थोड़ी कर रही है। एम्बॉस क्या होता है, एम्बॉस मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो ए आपको बच्चे क्या बोर्ड हो गया, अब इसमें कर रहे हैं तो ये हमारा एम्बॉस हो जाएगा, जैसे आपके सामने एम्बॉस आपको दिख रहा हो, ठीक है, यानी कई मल्टी कलर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पॉइंटिज्म की बात हो रही है, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, यानी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कहां से शुरू होता है? कौन से स्टेज से आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करते हो, बताइए जरा। तो प्राइमरी लेवल पर आप बच्चे ईवीएस पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपका स्टार्ट नहीं होता है। आप इसका आंसर खुद सोचो, ए भी आपका है कि आप कौन से स्टेज में यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़, कुछ क्वेश्चन नहीं करो आप यहाँ पे क्रिएटिव है ना, आपके अंदर भी होनी चाहिए, यही हमारा एनपी 2020 बोलता है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का एक अध्याय पढ़ाते समय शिक्षकों द्वारा अपनाया गया सही क्रम क्या है? अगर मान लो हम बच्चों को साहित्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब यार खोजना, ये आपके लिए मैं हाईलाइट करके आया था कि एक क्वेश्चन आपको खुद से, अगर मान लो कोई लिटरेचर पढ़ा रहा है तो आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करोगे? क्या सबसे पहले आप शिक्षक द्वारा पाठ का सारांश सुनोगे? मुझे लगता है हाँ, सबसे पहले उसका समरी, ठीक है, टीचर गिव समरी, आप पहले समरी सुनो, फिर आप शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ना, पहले समरी सुनो, फिर समरी क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका दिमाग बैठ जाएगा, हाँ ऐसा तो वो चीजें। उसके बाद क्या होगा, टीचर द्वारा पाठ पढ़ाया जाएगा, टीचर द्वारा पाठ पढ़ाने के बाद टीचर छात्र द्वारा पाठ पढ़ाया जाएगा, फिर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, आप इसका ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है, 2023 का है ना, 2023 का 15 नंबर क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपसे पूछ रहा है। अब बताया जरा, विच आप भावना में नहीं बनी, आपको अपने आप को एज ए टीचर समझनी है। ये देखिए, हाँ सर मेरा पैरट है, मेरा तोता है, बोलता है, बोलता है, छोटू बोलता है, बाबू बोलता है, मम्मी पापा बोलता है, आपको भावना होगी, ठीक है। अगर रियलिटी की बात करें तो बच्चे बहुत मतलब पढ़ना, इसको पढ़वा आ जाएगा आपको, ठीक है। Which of the following statement is false with reference to language, यानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मनुष्य को वाणी का वरदान पड़ा तो सही बात है। कुछ बच्चे बोलने की देखो बोलते हैं नो डाउट, लेकिन बच्चे स्पष्ट थोड़ी बोल पाते हैं। अब बातचीत करो, हेलो करो, फोन खाने के बात करना ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। शब्दों का प्रयोग व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया था। जितना आपका कटु वर्ड होगा उतना आप लोग तो जाओगे, ठीक है, जितना आपका मीठा वर्ड होगा उतना ही लोगों को व्यवहार में आते जाओगे। नेक्स्ट क्या है, भाषा संस्कृति मदद करती है। हाँ ये भी बात है कि आप एक दूसरे कल्चर को समझ रहे हैं। अब देखो भाषा का पहलू है, भाषा के बच्चे यहाँ पे अगर भाषा विज्ञान के अनुसार बात करें आपके 5 पहलू हैं, ठीक है, 5 से घटक है। एक आपका फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और आपका प्रेमेक्टिस। इसको हम डिटेल, इस टॉपिक को इतना आसान नहीं है भाषा विज्ञान पढ़ना भाई, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। वैसे आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर बात करें फोनोलॉजी का, फोनोलॉजी फोनेटिक हो जाएगा, इतना ही है, ठीक है। फोनोलॉजी हाँ ये हमारा सही है, ठीक है। अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी क्या है इसमें, यहाँ पे दिया है ना। उसके बाद इसका थोड़ा देखिएगा, इसको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे क्योंकि इसके पीछे का बहुत सारे फैक्ट वगैरह हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आप नहीं पढ़ोगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, इसमें डॉट 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 स्कूल पाठ्यक्रम के, अब देखो तो आप ऐसे क्वेश्चन जब आप ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर पता होता है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पाठ्यक्रम लक्ष्य जरा उसको पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सिमुलेशन एक हमारा टॉपिक है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसको पढ़ भी सकते हो, कौन सी बात किसी वैज्ञानिक खोज से पूर्वापेक्षित है। अगर मान लो बच्चे यहाँ पे आप कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन करोगे। जैसे आप ऊपर से गिरा था तो पहले ऑब्जर्व किया ना भाई नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। इसका स्टेप जो ना आपको एकदम याद होनी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाँ भाई से भी गिरा क्या, से भी गिरा है। उसके बाद प्रश्न ऊपर नीचे प्रश्न पूछते हैं, यानी हम क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद क्या है, परिकल्पनाएं कुछ अपना बजाय हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद क्या करें, विचार और डेटा साझा करते हैं, है ना। उसके बाद क्या, विषय के बारे में पहले ही खोजा था उसको सीखना, यानी उसको तो ये हमारे है। इसको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद प्रॉब्लम होगा, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको सीक्वेंस आपसे पूछ ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। आपका बच्चे 2025 का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। यहाँ पे देखोगे आपका पैसे से क्वेश्चन पूछा हुआ, आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप इसका आंसर कैसे,
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1950, 2006, 2023, 2024। तो 1950 कहाँ पे दिया है आप देख सकते हो, 1950 कहाँ पे दिया है। तो आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं 1950 इनका जन्म होता है, किनका? तो भैया आपका सुधा मूर्ति जी का, है ना, 1950 को जन्म होता है। तो 1950 जन्म होता है तो आप देख सकते हैं बर्थ हो गया, सिंपल सी बात है ना। इससे आप मिला सकते हैं, है ना। ये तो भाई सिंपल सी बात है, आप इसको खुद से कर सकते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। ये आपका क्वेश्चन कहां से दिया है? मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से क्वेश्चन दिया है, लेकिन भाई सिलेबस तो नहीं है हमारे, भाई इतना डेप्थ में कोई थोड़ी पढ़ पाएगा, है ना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किससे पूछ लिया? पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। यानी आपका एक चतुर्भुज है, आप देखोगे एक आपका चतुर्भुज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। इसमें आप बच्चे क्या क्या, पी है, क्यू है ना, आर है, यस है। तो जिन बच्चों का डोमेन में मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, जो बच्चे क्लास 10 में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, इसको कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। और जो नहीं पढ़े होंगे वो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे ऐसा कैसे बोला है, आप देखोगे क्या बोला है, पी क्यू पी आर 60 डिग्री है, क्या है, क्यू पी आर, है ना, क्यू पी आर 60 डिग्री दिया है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यू एस आर 50 डिग्री, क्यू एस आर ये आपका 60 डिग्री है, क्या है, सॉरी 50 डिग्री है, 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, देन है, आपसे क्या पूछ रहा है, पी ओ क्यू आपसे एक के बारे में पूछ रहा है, ए आपका ओ मान लीजिए, जिस पर कटता है आपका ए आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम बच्चे यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम अगर है, मान लीजिए अगर पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कोण 50 डिग्री ए वाला है, इसका जस्ट इस साइड का यहाँ पे तिर्यक, अगर A50 A60 तो कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 देंगे, 60 110 घटा देंगे, है ना, 60 110 होगा ना, 110 घटा देंगे तो कितना आएगा, निकल कर हमारे यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। कितना होगा, 70 डिग्री आंसर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सेकंड आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है भाई? चलो, क्योंकि इतना नहीं पता होगा, सिंपल सी बात है, इतना यार किसी को थोड़ी पता होता है। जो बोले जाए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, आप पढ़ो, आप डोमेन में आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कोई हेल्प होने वाला फायदा जिसका होता है। साइंस वाले बच्चों को कुछ क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे आप डी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं आपसे क्वेश्चन एनईपी 2020 से पूछा है, इसको एकदम छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से निकाल देंगे इसको, ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं भाई, ये तो हमारा बन चुका है ना। इसी के बेस पे आपका कोर्स भी एनईपी कोर्स आया है। तो इसका आंसर क्या है, सवाल कमेटी हुआ, इसके बाद 1993 का है, हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी अब इसका आंसर देख लो, और अभी इसका देख लो, क्वेश्चन का ट्रेंड देख लो, है ना। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे अपने माता पिता का अनौपचारिक पत्र। अब यहाँ क्वेश्चन कहां से आ गया, यहाँ बच्चे क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, जनसंचार तंत्र से क्वेश्चन पूछ लिया है। हिंदी जनसंचार तंत्र जो आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिया गया है। तो आप माता पिता को अनौपचारिक, अनऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल, हमारे यहाँ पे लेटर होता है एक, ठीक है। तो अनऑफिशियल आप लेटर लिख रहे हो, लिखते समय पत्र का अंत इन शब्द से हो सकता है, आप लास्ट में क्या लिखोगे, आपका पूर्व विकास कुमार, ठीक है, आप अपना लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, यदि सितार के तारों को कट किया जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो सितार का क्या होगा, स्वर बदल जाएगा। इसको भी डिटेल पढ़ेंगे। यह हमारा क्वेश्चन कहां से है, तो हम इसको ले सकते हैं आर्ट्स म्यूजिक ड्रामा, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा एक हमारा यूनिट है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, लो थिंकर क्वेश्चन पूछ लिया, उनका नेम ऑफ द बुक। यानी अगर प्यारे बच्चों बात करें, एक हमारा जो सबसे टॉपिक है, बुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा होता है। किससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है प्यारे बच्चों, द बुक्स हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। यहाँ इसको भी करना यहाँ पे कंपल्सरी है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे बुक को अच्छे से कवर करिएगा, मैं आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे थिंकर दिया है, आपका नेम ऑफ द बुक दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ तो पता होगा इसमें से, अगर नहीं पता होगा आप खुद सोचो, कुछ तो आपको पता होगा भाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर का, और श्री अरविंदो का, स्वामी विवेकानंद सा, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या था, लिविंग विथ अ पर्पज। उसके बाद क्या था हमारे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पे था
रविन्द्रनाथ टैगोर का था द होम एंड द वर्ल्ड, किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर का था। उसके बाद हमारा श्री अरबिंदो का क्या था? अ लाइफ डिवाइन, और स्वामी विवेकानंद का था भारत, वर्तमान भारत, ठीक है, वर्तमान भारत। तो अब देखो यहाँ पे कुछ हमारे थिंकर हैं, उनका उनसे रिलेटेड जो बुक्स वगैरह है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं ना, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपके सिलेबस की बात करें, मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा 10 या 15 लेक्चर देख लिया अपन का, 10 से 15 लेक्चर, मुझे लगता है कि वो 15 प्लस क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेक्टेड टॉपिक हैं, सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट भी आपके हैं, जिससे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आना तय ही है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अब जो हमारे क्वेश्चन पूछ लिए, हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, हमारे बच्चे मनोवैज्ञानिक रहे, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम, क्या इससे कोई बच्चा पढ़ पाएगा? हमारे मनोवैज्ञानिक हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग रहे, हमारे जीन पियाजे रहे हैं, वाइगोत्स्की रहे हैं, हमारे थॉर्नडाइक रहे हैं, स्किनर रहे हैं, मॉस्लो रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है गलत युग्म कौन सा है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग हमारा नैतिकता है, ठीक है। अगर हमारे वाइगोत्स्की की बात करें, लेव वाइगोत्स्की की बात करें ना, वाइगोत्स्की, इनकी बात करें तो ये जो हमारे नैतिक विकास नहीं, ये हमारे सामाजिक विकास की बात करते हैं, है ना, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे आप जैसे हमारे लैंग्वेज एक हमारे नॉम चॉम्स्की है, कौन है? चॉम्स्की आप बोल सकते हैं, नॉम चॉम्स्की, है ना, एक चॉम्स्की है। एक क्या बोलते हैं कि कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर होगा तो उसके माइंड में ऑलरेडी पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से उसके माइंड में एक होता है, लैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैड, है ना, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बच्चे हमारे ब्रेन में लेफ्ट साइड में होता है, आपको दिखेगा नहीं, एक्चुअली डिवाइस होता है, लेकिन ये हमारे साइकोलॉजिस्ट है, हमारे मनोवैज्ञानिक है, इस बात को मान रहे होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है वो फिट होता है ऑलरेडी पहले, ऐसा तो होता है, फिट ही जाता है ना, ठीक है। हमारे थॉर्नडाइक हो गया, हमारे थॉर्नडाइक क्या होगा? एक बुद्धि, हमारे स्किनर हमारे क्रामती से है, तो यहाँ पे बुद्धि की जगह पर क्या दिया है ना, इंटेलिजेंस की जगह पर जो हमारा थिंक है एक्स और वाई का दिया है, थॉर्नडाइक का नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये भी आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन उम्मीद नहीं था ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बाकी तो सीटेट के लिए भी हाई होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब ये है क्वेश्चन का पूछ लेगा, अच्छा कहाँ इसको पढ़ा होगा? बहुत भाई मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा होगा इसका, थॉर्नडाइक कौन थे, मॉस्लो कौन थे, स्किनर कौन थे, कोहलबर्ग कौन थे, पियाजे कौन थे, हमारे यहाँ पे वाइगोत्स्की कौन थे, ठीक है। तो इनके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनका भी कुछ हमारे वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन उसको करेंगे हम लोग, है ना। चलिए इसको मैं नोट कर लेता हूँ भाई, है ना, इसको मैं नोट करता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन तय है कि आएगा ही आएगा, कन्फर्म है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक आपका ट्रायल एंड एरर है ना, ट्रायल एंड एरर जो किसका है? हमारे थॉर्नडाइक का है, ये भी आप इसको नोट डाउन करें, इसको पढ़ाएंगे आपको। मास्लो का क्या होगा? मास्लो का आपको याद ही हो गया, कोहलबर्ग का आपको याद ही हो गया, है ना। इनका क्या है? मोरल डेवलपमेंट है। अगर वाइगोत्स्की की बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना। अगर चॉम्स्की की बात करते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे, हमारा ज्यादा नहीं है, 6-7 याद नहीं रखनी है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लो भाई, हमारा कहां से क्वेश्चन फिर आ गया आपका बड़ा मासा क्षेत्र के बारे में पूछा था आपसे, सिंपल सी बात है, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी पूछना चाहिए। लो अब इससे पीछे क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, इस बात ये आपको पता होना चाहिए। वैसे पढ़ेंगे ये हमारे क्या है 12 ऋतु है, वहां से क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, मुझे लगता है जो बच्चा बायोलॉजी का होगा वही इसे कर पाएगा, या फिर जो बच्चा जीके जीएस में जो हमारा जनरल टेस्ट है वो अच्छे से पढ़ा होगा वो इसको कर पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। देखिए अगर यहाँ बात करते हैं, है ना, अगर बात करते हैं मलेरिया, देखो यहाँ पे ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज दिए हैं, और यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो दिया है, और ट्रांसमिशन दिया है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया से क्या होता है? मलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है। और भी आपका मॉस्किटो हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जो भी हमारे डिजीज वगैरह है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहली बार पूछा है, पर इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर मार लीजिएगा, है ना। अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो वायरस कारण फैलता है, और ट्रांसमिशन किसके कारण होता है? तो आप बोल सकते हैं वाटर कारण होता है। किसके कारण होता है? वाटर कारण होता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे तो सिट्रस कैंकर की बात करते हैं, तो हवा कारण फैलता है, और इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है।
तो इसको पढ़ लीजिएगा, बच्चे साइंस वाले होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं होगा तो बाद में समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा है SDG, लो भाई यहाँ से उम्मीद नहीं की नहीं दिया था, क्वेश्चन पूछ लिया आपको एग्जाम में, इन्हें तो हम यहाँ पे जो हमारे और YouTube पे भी याद करवाए हैं, जो YouTube पे जुड़े होंगे हमसे उनको भी याद होगा, याद करवाएं डिटेल में इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार आया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में किए थे। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर देखो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ लिया, गीतांजलि किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोदान किसका है, प्रेमचंद का है, मदर इंडिया किसका है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका है, इसका है ना। लो भाई हो गया। यानी बच्चे यहाँ पे जो भी हमारे टिक कर रहे हैं उनके बुक्स को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एकदम तय है बच्चे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन आप देखोगे, लो भाई डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में क्वेश्चन पूछा है ना। जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा होगा वही कर पाएगा, अन्यथा छोड़ के भी आपको आनी है, सारे क्वेश्चन थोड़ी आपको करनी है, 23 आपको। लो भाई क्वेश्चन छोड़ दो आप, है ना, 20 क्वेश्चन करो आप, है ना, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो यहाँ पे पूछ लिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। अब यहाँ पे बच्चे आपको याद करवाते हैं क्लासिकल डांस, ठीक है। हमारे जो क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, इन सभी के बारे में डिटेल में याद करते होता है, ठीक है। और जो हमारा बच्चे क्लासिकल हमारा लैंग्वेज उसको भी याद कर रहे होते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नौटंकी जात्रा, मणिपुरी बच्चे हमारा क्लासिकल डांस है, मणिपुरी हो गया आपका बच्चे, मणिपुरी हो गया आपका, कुचिपुड़ी हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, इसी है ना, भरतनाट्यम हो गया, ये सभी हमारे क्या है, हमारे क्लासिकल डांस है। तो इन सभी को याद करेंगे, क्लासिकल डांस, फोक डांस हो गया, है ना, इन सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हमारे क्लासिकल लैंग्वेज है ना, उनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारा टॉपिक होगा, कौन से यूनिट से हम बोल सकते हैं इसे, तो हमारा बच्चे आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा से क्वेश्चन पूछा गया। हमारा जो यूनिट है आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ डेकानी पेंटिंग। अब डेकानी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो डेकानी पेंटिंग का थीम क्या है, यहाँ पे योगिनी लिखा भी है, देखो आप योगिनी लिखा भी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम बने हुए हैं, है ना। तो डेकानी पेंटिंग हम आपको पहले बोल चुके हैं, पेंटिंग से क्वेश्चन तय है कि आएगा ही आएगा, है ना, 100 कर लो, ले लो आप लोग, क्वेश्चन आना तय है। अब फिर से मुरल पेंटिंग क्या है, मुरल पेंटिंग एक वॉल पेंटिंग है, जब आप एक वॉल में पेंटिंग कर रहे हो, एक सामुदायिक पेंटिंग होता है, इसे हम लोग सामुदायिक पेंटिंग बोल रहे थे, है ना, सामुदायिक, इसे कई लोग मिलकर इस पेंटिंग को कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी अब बच्चा आपका एक हम लोग ग्रुप पेंटिंग बोल सकते हैं, है ना, पेंटिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप पेंटिंग बोल सकते हैं ना, कम्युनिटी पेंटिंग मुरल पेंटिंग को। यानी ये जो पेंटिंग ऐसी पेंटिंग जब दीवार पर कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं तो बच्चे इसको ओकेजनल पेंटिंग बोल सकते हैं, है ना, इससे हम लोग ओकेजनल पेंटिंग बोल सकते हैं, यानी कुछ हम लोग अवसर पर इसको बना रहे होते हैं दीवार पे, तो ये हमारा मुरल पेंटिंग होता है, ये हमारा मुरल पेंटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन आप देखोगे, यदि कोई शिक्षक व्याकरण पढ़ा रहा है तो उसके शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, बताओ भाई। अगर व्याकरण पढ़ा रहा है तो उसका जो उद्देश्य है क्या नहीं होना चाहिए, कॉग्निटिव स्किल, नॉलेज एंड एप्लीकेशंस, या फिर उसका नॉलेज क्या नहीं होनी चाहिए। तो भाई देखो अगर लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो यहाँ पे सामाजिक से उसका कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है ना। अब संज्ञानात्मक क्या कॉग्निटिव होता है, होती है जिसे हम लोग मानसिक बोल सकते हैं ना, मानसिक विकास, मानसिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं ना, मेंटल बोल, मानसिक है ना, मानसिक विकास बोल सकते हैं, ठीक है। स्किल भी नॉलेज एंड एप्लीकेशन भी हमारा टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन एक बच्चा गणित में कमजोर है, शिक्षक क्या करेगा। अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पे टीचर को क्या करनी चाहिए, अ चाइल्ड इज वीक इन मैथमेटिक्स व्हाट अ टीचर डू, ठीक है। तो बच्चे को बुद्धिमान और उनसे सीखने के लिए कहें, ठीक है, देना ही नहीं चाहिए, सबसे बेकार तरीका। प्रधानाचार्य और अभिभावक के साथ इस पर चर्चा करें, चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे के साथ चर्चा करके उसकी कठिनाई के क्षेत्रों का पता लगाएं और कठिनाई को दूर करने के लिए उसका मिलकर काम करें। सबसे कि भाई इस बच्चे को कौन से टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही है उस पर काम करा जाए, है ना। अब बुद्धिमान बच्चा बैठाओगे तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, भगवान इसको कैसे आ रहा है, यहाँ पे और परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाते समय एक अच्छे गणित शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड मैथमेटिक्स टीचर व्हाई मैथमेटिक्स। अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो टीचर से क्या उम्मीद की जाती है, क्या एक्सपेक्ट की जाती है, तो अधिगम के आउटपुट डिस्कवरी है ना, ये बात सही हो जाएगा। गणित की अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, नहीं रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, सभी
इस समस्या को हल करने में अब देखो आल प्रॉब्लम सॉल्व करके आप बच्चे को आपको स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए, है ना, बच्चे को स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए, है ना, स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए। लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप ही सॉल्व कर दोगे तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा चीजों को, है ना। छात्रों को सामाजिक कौशल सीखने में मदद करना, भाई यहाँ पे मैथमेटिक्स का समाज से क्या संबंध है बताओ जरा। टू हेल्प स्टूडेंट लर्निंग सोशल स्किल, भाई मैथमेटिक्स के बारे में चीजों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, हाँ ये सही बात हो सकता है, ठीक है। रेशनल एंड क्रिटिकल, अगर बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि बच्चे थिंकिंग डेवलप करें, उसके अंदर रेशनल थिंकिंग डेवलप, ए भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, हम ए बी और ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हम बोल सकते हैं इसको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टैगोर की शिक्षा दृष्टि का प्रतिनिधित्व नहीं करता, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई टैगोर जो है ना वो बुनियादी गांधी किसका, गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्वेश्चन आप देख पाओगे। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन बुक से, तो बुक छोड़ना नहीं है, हम लोग इस पर लगभग मुझे लगता है मैं 70 बुक आपको याद कराया हूँ, जो हमारे थिंकर वगैरह, जो हमारे क्रिकेटर वगैरह हैं, जो हमारे प्लेयर्स वगैरह हैं, फुटबॉलर वगैरह हैं, ठीक है, जो हॉकी प्लेयर है, इन सभी के बारे में, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो मैथमेटिशियन वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड आपको भर भर के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रेट थिंकर है। तो अब देखो यहाँ 2023 में क्वेश्चन आया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, वेकअप इंडिया, बोलो भाई, जैसे हमारा इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका है, बोलो भाई, इंडिया मीन्स फ्रीडम, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, वेकअप इंडिया किसका है, आप में से कमेंट कर जरूर बताओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक का थर्ड बी का फोर्थ होगा, सोचना ही नहीं है, बी का फोर्थ हो जाएगा, वेकअप इंडिया एनी बेस। अब सी की बात लेंगे, हाउ आई टॉट माई मदर डिड, सीधा मूर्ति का है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबू, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। अब देखो यह जो क्वेश्चन है सेकंड का है, इसको भी आप बच्चे यहाँ पे देखोगे पैसेज पूछा होगा आपसे, और उसी पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखो पहला क्वेश्चन बिना पैसेज पढ़े आप आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। मुलायम का विलोम क्या होगा, खुरदरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। स्मूथ का क्या हो जाएगा, रब हो जाएगा। पहला का थर्ड आपको नहीं आ रहा मार सकते हो आप, पहला का थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लो भाई आगे पढ़ते रहो आप, है ना। इस तरह से आपको टाइम भी एग्जाम में बचाने होंगे। आप मिला लीजिएगा, बी का हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी विराट का छोटा, विराट मतलब बड़ा होता है ना, यानी गारंटी का आपको यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। हतोत्साहित का क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। सम्मान का अपमान हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट का सेटिस्फाइड हो जाएगा, और रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए भी आपका पैसेज से क्वेश्चन दिया गया है, ए भी आपका पैसेज से क्वेश्चन दिया है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दिए गए कथन को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। अब बताना जरा। अच्छा ये पैसेज से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सपोज क्या होता है, आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, जो डिक्शनरी होता है इसका कैसे यूज कर रहे होते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो डिस्कवरी का यूज कैसे कर रहे होते बताओ भाई, इन ऑडियो मीडियम और विजुअल मीडियम, ठीक है। वैसे ना प्रिंट इन्वायरमेंट से पूछा, प्रिंट एक इन्वायरमेंट होता है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये भी बच्चा हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है, गांव घर में जा रहे होते हैं, कहीं शहर में जाओगे देखोगे कोचिंग का तरह का बोर्ड लगा होता है, होल्डिंग बोर्ड लगे होते हैं। आप देखोगे बच्चे यहाँ पे अब की बार जो भी सरकार है ना, उन सभी के बारे में डिटेल में लिखा होता है। वो भी क्या होता है, हमारा एक प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है। इससे बच्चे के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज डेवलप हो रहा था, भाषा विकास बच्चे का हो रहा होता है, ठीक है। यानी बच्चों को, बच्चा चीजों को पढ़ रहा है, जैसे आप ऑटो बाइक से पूरा शहर के बारे में पढ़ देगा वो कि हाँ यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था। तो क्या होता है, प्रिंट इन्वायरमेंट ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, डिक्शनरी क्या है, तो बच्चे डिक्शनरी भी आपका प्रिंट मीडियम है, उसमें प्रिंट करके चीजों को लिखा होता है। आप उस चीजों को खोज रहे, जैसे मान लो आपको कुछ डाउट होता है, कुछ आपको वर्ड्स नहीं पता होते हैं, तो आप डिक्शनरी उसको खोज रहे होते हैं। ये भी आपका क्या है, प्रिंट मीडियम ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का हिस्सा नहीं है। सिंपल सी बात है, पहाड़ी स्कूल का हिस्सा जो है हमारा मालवानी है, बाकी कांगड़ा हो गया, बांसुरी होगा, गुडेर हो गया। बच्चे कई बार लिख चुके हैं, क्वेश्चन आएगा छोड़कर नहीं जानी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसको आप पढ़ सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, किस प्रकार हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करते हैं, ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो टीके क्या है, किस प्रकार हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करते हैं, बताओ भाई।
प्रतिजन की संख्या को घटाकर प्रतिशोधज कोशिकाओं को उत्पन्न करके तो भाई और नुकसान करेगा। उपयुक्त प्रतिरक्षी तो हाँ बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज के रूप में काम करता है। जो भी हम टीका लगा रहे हैं ना, आप देखो छोटे बच्चों को तरह तरह के टीका लगाया जाता है, कोरोना वैक्सीन का भी टीका लगवाए होंगे, तो उससे क्या होता है एक एंटीबॉडी का काम करता है। किसका काम करता है भाई? तुम्हारे बच्चे पैर बच्चों एक एंटीबॉडी का काम करता है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपको दिख रहा होगा, मुगल चित्रकला लघु चित्रकला की शैली है किसमें विकसित हुई है? तो मुगल सिंपल सी बात है, मुगल भी हमारा तो यहाँ पर हम फिर क्वेश्चन पूछ लिया भाई, पेंटिंग बुक्स थिंकर कहाँ कन्फर्म, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, इन सभी के बारे में अगर नहीं पढ़ोगे तो यकीन मानिए आप अपने आप को एज ए टीचर नहीं मान पाओगे, और अगर आप को नहीं समझोगे तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। बच्चे मैं गारंटी दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर मान लीजिए आप एक अलग लेवल का बंदा होंगे, ठीक है, बोलते हैं भाई बंदा अलग लेवल का था, है ना, अगर आपके अंदर एक अलग प्रतिभा होगी, अगर आप गिफ्टेड स्टूडेंट होंगे तभी आप कर पाओगे, अन्यथा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पूरा गला सूख रहा है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन, अब एक बात ध्यान रखिए, चाहे जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, हमारा एनसीटी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईटी हो गया, आईटीईपी हो गया, ठीक है, इसके अलावा एनसीएफ हो गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, जितने भी फुल फॉर्म हैं वहां क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जितने हमारे यूनिट हैं आपके सिलेबस में वहां से फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मुझे लगता है चाहे शिफ्ट फर्स्ट में आए या फिर शिफ्ट सेकंड में आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे इंपोर्टेंट यहाँ पे हैं जिनका हम यहाँ पे याद रखें। हमारा एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, कुछ हमारे गवर्नमेंट के स्कीम हो गए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, एपेक्स संस्था जो शैक्षणिक आयोजकों एवं प्रशासकों को परीक्षा देने का काम करती है, तो बच्चे आपका क्या है, एमसीटी है ना, सॉरी एनआईपी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिशन। आपको क्या बोला कि हमारा कुछ गवर्नमेंट के स्कीम भी है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे आते हैं और आएंगे, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यार। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दुर्विधि की मतलब क्या है। लो भाई सिंपल, बहुत क्वेश्चन, बहुत आसान। दुर्विधि मतलब क्या होता है, फोबिया क्या होता है, फोबिया मतलब क्या होता है बच्चे, अगर आपको दुर्विधि होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या होंगे, आप बच्चे दुर्विधि से क्या होगा, बिना किसी कारण के डर, यही होगा। लो भाई एक आपको हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया। लो बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, उन्नति सफल। अगर आप उन्नति करोगे सफल हो जाएंगे, संन्यास लेना त्याग। लो भाई, और ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे भाई, तो कोई पढ़े नहीं होंगे आप अपने जो भी आपका माइंड होगा उसी का यूज करोगे, आप अपने एप्टीट्यूड का यूज करोगे और इसके बेस पे आप आंसर करोगे। तो यह हमारा कहां से क्वेश्चन दिया, बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन लैंग्वेज एंड लिटरेचर एप्टीट्यूड है ना भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कहां पे पढ़ना करता है, अब बताना इसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं, है ना। काव्य पठन आकर्षित करता है। अगर आप बच्चे पोएट्री टीचिंग कर रहे होते हैं, क्या होता है वहां पे अफेक्टिव होते हैं, है ना, यानी आप वहां पे भावनात्मक चीजों को सीख रहे होते हैं, है ना, आपको भावों को पकड़ना होता है, समझ गए। तो यहाँ पे आप सही आंसर बी ही होगा, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा चीजें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपसे पूछता है, बताना जरा। एक गणितीय कथन जिसकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है उसे प्रमेय कहते हैं। जरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ हैज बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड अतिगम। गणितीय कथन को तार्किक निगमन द्वारा निरंतर अनुक्रम से प्रमाणित करना। एक ऊहा यानी कंजक्चर, वह कथन जो हमेशा गलत होता है इसलिए सिद्ध नहीं होता है। सुक्तियां वे गणितीय कथन है जिन्हें बिना परीक्षण के सत्य मान लिया जाता है। बताओ भाई, देखो अगर बात करते हैं बच्चे, अगर हम कंजक्चर की बात करते हैं, वह कथन है जो हमेशा गलत होता है, इसलिए भाई जरूरी नहीं है गलत हमेशा होता है। तो अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछा है। लो भाई यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, कुल मिलाकर आपके बच्चे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिख रहा होगा, सामाजिक विज्ञान विचार सहायता नहीं करते हैं। भाई सामाजिक विज्ञान का मैथ से क्या संबंध है, आप कुछ पूछो। यानी यहाँ पे सोशल साइंस आइडियाज का यहाँ पे मैथमेटिकल कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे
पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगला क्वेश्चन, कौन आपके हिसाब से नृत्य, बोले भाई आपसे क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछना तय है, ठीक है भाई। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, शैली नहीं है तो भैया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, बिहू कहाँ का, असम का, लेकिन बिहू जो फोक डांस। अब फोक डांस, क्लासिकल डांस ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन विद्यार्थी केंद्रित। अब देखो यहाँ पे 2020 क्या बोलता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए वो हमारा टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे शिक्षक केंद्रित ना होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं होनी चाहिए, यानी पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्लासरूम सेंटर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बच्चों को भगवान मानकर चलना होगा, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए वह चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है, चाइल्ड सेंटर का क्या अर्थ है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करना, अध्यापक उन्मुख भाषणों को नियंत्रित करना, कम करना, पूर्व ज्ञान को दोहराना, अध्यापक ज्ञान के प्रमुख स्रोत के रूप में संकेंद्रित करना। बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर बताना जरा, मुझे लगता है अगर हम बात करें अध्यापकों को ज्ञान के प्रमुख स्रोत, भाई एक मात्र ज्ञान है ना, फोकसिंग ऑन टीचर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। भाई प्राइमरी सोर्स नॉलेज का टीचर थोड़ी हो सकता है, टीचर नहीं मान सकते हैं, नहीं हम टेक्स्ट बुक को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्या है, पूर्व ज्ञान को दोहराना, ये बच्चे रोट लर्निंग को डेवलप कर रहा है, रोट लर्निंग बच्चों को नहीं करानी है ना, बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, अध्यापक उन्मुख भाषण को नियंत्रित करना, यानी रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर, मानते हैं सही है, इस तरीका है कि यहाँ पे टीचर जो है वह लेक्चर मेथड से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को उसको जितना हो कम करना चाहिए, अब भाई नहीं करना चाहिए है ना, लेक्चर मेथड से नहीं, बच्चों को डिस्कवरी मेथड अपनानी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को क्रिएटिव बनानी पड़ेगी, ये नहीं कि आप सामने आ गए अब बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, भाषण दिए चल दिए, तो ये हमारा गलत मेथड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करना, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो क्लासरूम है, अगर एक क्लासरूम मान लो कुछ डिसेबल बच्चे, किसी बच्चे दिखाई नहीं, उसे यहाँ पे ब्रेल लिपि अपनानी होगी, है ना, तो आप विविधता की बात कर रहा है, यानी आप देखोगे यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, यानी हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे आएंगे, अलग अलग डिसेबल बच्चे आएंगे, मान लीजिए किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है ना, दिव्यांग बच्चा है, उन सभी को एक साथ लेकर चलना होगा, उन सभी को यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर चलना होगा, है ना, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करना होगा एक टीचर को। ये नहीं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अंधा है, चाहे उसको दिख नहीं रहा, चाहे सुन नहीं पा रहा है, जो सुन नहीं पा रहा है उसे हम पास बुलाएंगे, थोड़ा बहुत सुन रहा होगा, अगर वो भी नहीं है तो उसे हम दिखाकर पढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन मेथड अपनानी होगी, तो ये सारे मेथड बच्चे को अपनानी चाहिए, यही हमारा क्या है, हमारा क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अब जरा बताओ इसका बताओ। एक वृत्त के दो बिंदु हैं, है ना, यहां से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे एक आपका बिंदु है, सॉरी एक आपका वृत्त है, अब एक वृत्त के दो बिंदु से गुजरना है, किससे, दो बिंदु से। तो अगर हम व्यास की बात करते हैं ना, तो ये आपके बच्चे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे हमारे सेंटर्ड है तो हमारा क्या होगा, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक वृत्त के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे, है ना, चूंकि दो बिंदु से गुजर रहा है लेकिन हमारा व्यास हो जाएगा, ए हमारा नहीं होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो एक ऐसे लाइन खींच दी है, तो ए हमारा क्या होगा, ए हमारा वजह सेकंड होगा, यानी हमारा छेदक रेखा होगा, इसमें लोग छेदक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छेदक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, छेदक हो जाएगा। एक हमारा व्यास होता है, व्यास बोल दिए, एक टेंजेंट होता है, तो ये हमारा स्पर्श हो गया, टेंजेंट हो गया, है ना। एक हमारा अनुप्रस्थ होता है, तो सिंपल आंसर अनुप्रस्थ का यहाँ पर संबंध नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यानी छेदिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन लक्षण बाल केंद्रित गणित की कक्षा के नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक मैथमेटिक्स कक्षा के नहीं है, मैथमेटिक्स क्लासरूम के नहीं है, जो हमारे चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो अध्यापक निर्देश देता है और अपेक्षा करता है कि बच्चे उसका पालन करें, ए भाई चाइल्ड सेंटर थोड़ा हुआ तो टीचर सेंटर हो गया। बच्चे तथ्य और सूत्रों कंठस्थ रोट लर्निंग, गलत बात। बच्चे अपने, अच्छा हाँ नहीं पूछ रहा आपसे ना, नहीं पूछ रहा, ठीक है, यानी कि टीचर गिव इंस्ट्रक्शन, अगर टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, भाई लेक्चर दे रहा है ना, तो लेक्चर मेथड बच्चा का नहीं अपनाना होगा। यहाँ पे आप देखोगे चिल्ड्रेन मेमोराइज कर रहा है, याद कर रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, हाँ ये सही है कि अगर चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, ये हमारा सही बात है, ये अच्छा मेथड है। बच्चे व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में दोनों में कार्य कर रहे हैं, ये भी हमारा सही है,
ए भी सही हमारा। जब अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चे सुनते हैं और सही ढंग से लिखते हैं, ए भी हमारा क्या होगा, टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट सेंटर नहीं होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ए बी और डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ए बी और डी हो जाएगा, है ना। सॉरी नहीं पूछ रहा भाई आपसे ना, तो ए बी और ई हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं पूछ रहा आपसे, ए बी और ई आपसे नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है ना। तो भैया ए बी ई आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे। अब देखो यहाँ पे फिर वही आ गया आपका इंडक्टिव मेथड, आपको बचा डिडक्टिव मेथड, आपका क्रिएटिव मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। तो इन सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन तय है। कौन कौन से मेथड है आप देखो। पहला हमारा मेथड क्या होगा बच्चे, तो इंडक्टिव मेथड हो गया। क्या हो गया, इंडक्टिव मेथड हो गया। यहां से क्वेश्चन आएंगे हमारा बच्चे, डिडक्टिव मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया हमारे यहाँ पे, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया। उसके अलावा बच्चे हम लोग क्रिएटिव लर्निंग बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं। उसके बाद बच्चे आप देखो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एनालिटिकल मेथड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनालिटिकल मेथड हो जाएगा, एनालिटिकल मेथड हो जाएगा, है ना। इसके अलावा लर्निंग विदाउट बर्डन हो जाएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, यानी बिना बोझ के बच्चों को पढ़ानी है, बिना बर्डन के पढ़ानी। ये नहीं कि स्कूल भेज दी उसको पूरा बैग में 50 किताब देकर, है ना, ऐसा नहीं करना होगा, ये भी हमारा गलत है। इन सभी को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारे बच्चे, अच्छा इस बारे में डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, निम्नलिखित किसको हम विद्यार्थी केंद्रित लर्निंग समझेंगे। कैन बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड मैथमेटिक्स क्लासरूम की बात कर रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड मैथमेटिक्स क्लासरूम की बात करते हैं तो विद्यार्थी विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, तो ये सही मेथड है। इसमें बच्चा एक्टिव होगा, होगा नहीं होगा, चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिफरेंट एक्टिविटीज, सही बात है। अध्यापक द्वारा सिखाने के लिए बहुत से अवसर एवं निर्देशन दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ बच्चे हम बोल सकते हैं कि अगर टीचर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, तो सही बात है, और कहीं गाइडेंस भी एक सही बात हो सकता है ना। तो हर विषय क्षेत्र बच्चे के अंकों द्वारा दर्शाया नहीं। अगर आप बच्चों को रैंकिंग दे रहे हो, अगर बच्चे को ग्रेड दे रहे हो आप, ठीक है, आप बोलो आप फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड रैंक, तो ये बच्चे क्या है ना, ये हमारा रॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये तुम्हारा गलत मेथड है, बच्चों को रैंकिंग नहीं देनी। अगर रैंकिंग दोगे तो बच्चे यहाँ पे बुरा मान जाएंगे। अगर मान लो जिन बच्चों का नंबर कम होगा वो तो सिंपल सी बात है, बच्चा बुरा मान जाएगा, है ना। तो एक मेथड नहीं बनानी होगी। रंगीन चार्ट सामग्री केवल सजावट के लिए है, गलत बात है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, अगर हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, समेटिव असेसमेंट हो गया, अब बच्चे कॉन्टिन्यूअस हमारा इवैल्यूएशन हो गया, तो ये सभी क्या है, हमारे एक अधिगम प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस ही तो है। क्या है भाई, हमारा एक लर्निंग प्रोसेस ही है। ठीक है, क्या है लर्निंग असेसमेंट, क्या हमारा एक लर्निंग प्रोसेस, हमारा ए बी और ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई देखो, यह टॉपिक आप क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, जब सब करती है आप, है ना, ऐसे कैसे पढ़ेंगे सर जी इतना डेप्थ में। भाई 3 साल का आपको पीवाईक्यू लगता है कितने घंटे हुए हैं, 1 घंटे 21 मिनट लगा, मान लीजिए 5 मिनट, 1 घंटे 4 पीवाईक्यू और 4 पीवाईक्यू आपको बता रहे हैं, और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपको कौन कौन से टॉपिक कितना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद इससे रिलेटेड वीडियो बनाएगा प्यारे बच्चों, मुझे लगता है तो कॉपी करके पढ़ाएगा, ठीक है, या फिर मुझे अब भाई क्या ही ठीक है, अच्छी बात है, कॉपी करो, है ना, लेकिन सही तरीके से गाइड करना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन लो भाई, आ गया हमारा, कहां से, जनसंचार तंत्र से, यानी आप देखेंगे शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछ लिया और शिफ्ट सेकंड में भी क्वेश्चन पूछ लिया, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आए हैं। अब देखो 2020 से यहाँ पे बुनियादी, यानी आप देखो कौन से कौशल एनईपी 2020 बुनियादी कौशल के रूप में वर्णित है। बात करेंगे बच्चों के अंदर कम से कम यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग हाई लेवल बात, फाउंडेशनल स्किल थोड़ी देंगे, है ना, उससे कल्चरल सेंसिटिविटी उतना नहीं होती है, उससे सांस्कृतिक नहीं होती है ना, उससे धर्म वगैरह उससे पता होती है, डेवलप नहीं हो पाती है। जैसे एक हम लोग हमारा FLN के बारे में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, FLN है ना,
यानी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी यहाँ से है ना, अब पढ़ा चुके भी है, एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, सिलेक्शन बैच हुआ है। अब प्यारे बच्चों कहाँ पे आएंगे, तो टारगेट बैच में आएंगे, ठीक है। ये आपका टारगेट बैच आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया, आप कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं, आपको लग रहा होगा हाँ भाई मुझे एनसीईआरटी क्रैक करनी है, मुझे गाइडेंस चाहिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना मान सकते हैं, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से गाइड 3 साल से हम लोग गाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे आईआईटी में हुआ है, एनआईटी में हुआ है, आरआई में हुआ है, हर एक यूनिवर्सिटी में भी आपके यहाँ पे शामिल है, आईटीपी कॉलेज जितने भी है यहाँ पे, है ना, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं हर एक 10 से कम से कम 8 से आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बार आपकी इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे कुछ क्वेश्चन और बच्चे इसको भी कर लेते हैं, है ना। बाकी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन से, अब देखो यहाँ पे हमारा कुछ है ना मिल जाते हैं ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी भारतीय स्त्री वनस्पति के अपने वनस्पति कोशिका अनुवांशिकी के मूल विशेषण कार्य और अधिक उपजाऊ करने की, तो जितने हमारे तो NIEPA नीपा से क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ACCE, है ना, यह जो हमारा है NEP 2020, आप देख रहे हो यहाँ पे NEP 2020 हमारे जितने भी यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। और अभी तक एनसीईआरटी के लिए आपको NEP कोई नहीं पढ़ाया है, मैं बच्चे आपको पहली बार पढ़ाता हूँ, और पहली बार मैं ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जो बच्चे टारगेट में आएंगे, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे कुछ हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक भी हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग प्यारे बच्चे, यहाँ पे दिखा पाए ये हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से आपको कई बार हम लोग बच्चे कई तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, जैसे हमारा NEP 2020 हो गया, हमारा हो गया, हमारा SDG 70 हमारा हो गया, RPWD एक्ट हो गया। प्यारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आए हैं 100%, बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आया, थिंकर बोल सकते हैं हम लोग, थिंकर का जो हमारे हैं, है ना, थिंकर से रिलेटेड जो बुक है उसका टैगवर्ड क्वेश्चन पूछेगा 100%, स्कूल एजुकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, साइंस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा, टैगवर्ड आपको हो चुका है, फोक एंड क्लास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है ना। तो ये हमारे सिलेक्टेड टॉपिक रहे। अगर जो बच्चा इससे भी कर लेता है ना, अगर मात्र इससे आप कर लो, मैं सर बता रहा हूं, अगर मात्र इसी टॉपिक कर लिए आप यहाँ पे 15+ करो, 15+ क्वेश्चन आसानी से आप करोगे, अगर मात्र इतना टॉपिक कर लिया, बस इतना ही, बस ये बच्चे साथ जो हैं। और इसके अलावा आपको बच्चे यहाँ पे जो पैसेज वाली क्वेश्चन है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, तो आसानी से आप 15+ क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ 4-5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। तो ये बच्चे आपका टारगेट बैच है, जो बच्चे टारगेट बैच में जुड़ना चाहते होंगे आपके लिए सुनहरा मौका है। एनसीईआरटी बैच के बाद गुरुदेव बैच आया, टारगेट बैच आ चुका है, जहां पर 0 से क्लास शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हर एक टीचर आपको शुरुआत से पढ़ाते हुए देखेंगे। तो जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका है कि बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है COT कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। यह जो हमारा एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे NCERT ITP BEd ऑल कोर्सेज आपको यहाँ पे आएगा। इसके बाद आप बच्चे यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, बहुत कम फीस में कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कोशिश करा, आपके अंदर डर था टीचिंग, मुझे अब डर न रहा हो, अब एटलीस्ट आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ पे आपको जरा टाइम देनी चाहिए। ये नहीं कि गधों की तरह पढ़ते जाओ, 7 लेक्चर में हो गया भाई, वहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अब जो है क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है, अब वो कॉन्सेप्चुअल चीजों पर ध्यान रखना होगा, कॉन्सेप्ट वाली चीज आपको पढ़नी होगी, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आपको आत्मसंतुष्टि मिल सकती है। मेरा 7 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे बच्चे। मैं कई बच्चों से बात भी किया हूं, बच्चे सिर्फ 7 यूनिट करके जाते थे, और जो बच्चे सिर्फ 7 यूनिट करके गए थे वो मात्र सिर्फ 7 क्वेश्चन करके आते हैं। सच बता रहे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। आप एक बार पहली बार इन चीजों पढ़ रहे होते हैं, क्लास नहीं पढ़ाई जाती, आप कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपको आनी चाहिए। आप अपने आप को अब माने थोड़ी आप टीचर हो, आपकी मेंटालिटी भी उस टाइप की होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, आई होप कि चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार।